Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on legal update. आज के इस लीगल अपडेट में हम डिस्कस करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट, जिसमें कि एक सेकंड मुस्लिम वाइफ क्या क्लेम कर सकती है पेंशन को जब उनके हस्बैंड की, जो कि एक बिहार स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, उनकी डेथ होने के बाद। तो इस केस को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके मटेरियल फैक्ट्स को समझेंगे, उसके बाद इसमें क्या इश्यूज क्रिएट हुए और कोर्ट का क्या डिसीजन आया और उनके क्या रीजंस थे, ये सब डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइटेशन ऑफ द केस नजमा खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, पटना हाई कोर्ट 2026 की रीसेंट जजमेंट। तो सबसे पहले फैक्ट्स जानते हैं। तो नजमा खातून यहाँ पे पटिशनर हैं, जो कि सेकंड वाइफ हैं ऑफ ए बिहार स्टेट एम्प्लॉय जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, जब ये एम्प्लॉय जिंदा होते हैं तो ये एक सब्सटीट्यूशन रिक्वेस्ट जो है वो अपने डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। सब्सटीट्यूशन रिक्वेस्ट का मतलब कि अगर कल को मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी सेकेंड वाइफ को जो है वो पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट वाइफ है वो ऑलरेडी प्री डिसीज्ड हैं, तो उनकी तो पहले ही डेथ हो चुकी है। तो नाम जो है डिपार्टमेंट के पास फर्स्ट वाइफ का लिखा हुआ होता है। तो अब ये जो है हस्बैंड जो है वो सब्सटीट्यूशन रिक्वेस्ट डाल देते हैं। अब सब्सटीट्यूशन रिक्वेस्ट डालने के बाद जो है हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसके बाद जब ये सेकेंड वाइफ जो है डिपार्टमेंट से पेंशन मांगती है तो उस पेंशन को जो है वो डिनाई कर दिया जाता है। अब पेंशन डिनाई हो क्यों रही है, आइए समझते हैं। स्टेट का आर्ग्यूमेंट है कि क्योंकि जो हस्बैंड थे वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो एज पर टू द लॉ उनकी कोई भी सेकेंड वाइफ नहीं हो सकती। ठीक है, और इस वजह से सेकेंड वाइफ को जो है कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। यहां पे जो है स्टेट रूल नंबर 23 ऑफ द बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1976 का भी हवाला देते हैं। अब आते हैं कि पटिशनर का इस पॉइंट पर क्या कहना है। तो पटिशनर का कहना है कि शी इज अ मुस्लिम, और क्योंकि वो मुस्लिम है तो एज पर टू द मुस्लिम लॉ जो है एक मुस्लिम जो है वो 4 मैरिजेस एट अ टाइम कर सकते हैं, और वो चारों की चारों ही मैरिज जो है वो वैलिड ही रहेंगी। इसको सपोर्ट करने के लिए यहां पे पटिशनर जो है वो बिहार फाइनेंस डिपार्टमेंट्स का रेजोल्यूशन का भी हवाला देते हैं, जो कि 2011 में इशू हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड मैरिज है वो भी एक वैलिड मैरिज ही है और वो वॉइड मैरिज नहीं है, इसलिए यहां पे जो है नजमा खातून का पेंशन पे राइट बनता है। आइए अब देखते हैं इशू क्या क्रिएट हुआ है। सो इशू है कि सेकंड वाइफ ऑफ डिसीज्ड मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या उनका लीगली एंटाइटल्ड है, क्या उनके पास लीगली अधिकार है कि उन्हें फैमिली पेंशन मिलेगी। जबकि हम बिहार की जब बात करते हैं तो वहां पर यूसीसी भी नहीं है, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर किसी भी तरीके की ऐसी कोई कानूनी प्रोहिबिशन नहीं है, कोई भी इस तरीके से रुकावट नहीं है ऑन पॉलीगैमी। तो अब इस क्वेश्चन को डिसाइड करना था पटना हाई कोर्ट को। आइए देखते हैं पटना हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। तो सबसे पहला तो ये कि पटना हाई कोर्ट जो है वो ग्रांट कर देती है कि इमीडिएटली प्रोसेस होना चाहिए और सैंक्शन कर देती है फैमिली पेंशन को इन फेवर ऑफ नजमा खातून, और यहां तक कहती है कि अगर विद इन 2 वीक्स इन्हें पेंशन नहीं दी गई, विद इन 2 वीक्स अगर पेंशन नहीं दी गई तो ये अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अब आते हैं कि पटना हाई कोर्ट के इस डिसीजन के पीछे क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो वो आर्टिकल 44 में फॉल करता है, दैट इज जस्ट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो कि किसी भी तरीके से सेकंड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करता हो एज पर टू द लॉ। जब हम बात करते हैं मैरिजेस की, जब हम बात करते हैं डाइवोर्स की, जब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, तो ये जो टॉपिक्स है ना ये आपके पर्सनल लॉ में फॉल करते हैं। सो फॉर हिंदूज वी हैव हिंदू लॉ, फॉर मुस्लिम्स वी हैव मुस्लिम लॉ,
फॉर क्रिश्चियंस वी हैव क्रिश्चियंस लॉ, और पारसीज के लिए पारसी लॉ। तो मतलब यहाँ पे पर्सनल लॉ जो है वो गवर्न करता है। तो जब हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं अंडर मुस्लिम लॉ, तो वहां पर कोई प्रोहिबिशन है ही नहीं। तो जब मुस्लिम लॉ सेकंड मैरिज को वैलिड कह रहा है, तो आप किस बेसिस पर सेकंड मैरिज को वॉइड कह सकते हैं? तो इन शॉर्ट, मैरिज जो है वो सेकंड मैरिज जो है, जो सेकंड वाइफ है उनके साथ जो निकाह हुआ था वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, और अगर वैलिड माना जाएगा उस सिनेरियो में, अब क्योंकि फर्स्ट वाइफ की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो पेंशन फिर किसको मिलेगी? सो उस केस में पेंशन सेकंड वाइफ को मिलेगी। दूसरा यहां पर बताया गया कि जो रूल 23 बिहार गवर्नमेंट ने, जो स्टेट ने अपने आर्ग्यूमेंट में कहा था कि भाई एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कोई सेकंड मैरिज नहीं कर सकता है, इस रूल 23 ऑफ बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 1976 की ही एक एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन है कि अगर आपका पर्सनल लॉ अलाउ करता है, ठीक है, तो उस केस में उस मैरिज को वैलिड माना जाएगा और वाइफ को जो है पेंशन मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी मुस्लिम फिफ्थ मैरिज करता है तो फिर वो तो वॉइड आ जाएगी, तो जो फिफ्थ वाइफ है वो जो है पेंशन क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड रीजन पे। तो थर्ड रीजन इज कि जो बिहार फाइनेंस डिपार्टमेंट रेजोल्यूशन भी आया था 2011 में, उसने भी चीजें क्लियर कर दी थी कि एक एम्प्लॉय की जो है, अगर जो दूसरी मैरिज भी हुई है, अगर वो मैरिज वैलिड है, अगर वो मैरिज वैलिड है, अगर वो मैरिज वॉइड नहीं है, अगर वो मैरिज वैलिड है, तो फिर वहां पे वाइफ को जो है वो पेंशन मिलेगी। और अब आ जाइए इसके लास्ट रीजन पे, प्रायर इंटीमेशन एंड डिसीज्ड फर्स्ट वाइफ। इसका मतलब कि फैक्ट्स में साफ साफ ये चीजें लिखी हुई थी कि जिस वक्त हस्बैंड जिंदा थे, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में नाम को सब्सटीट्यूट करने के लिए एप्लीकेशन जमा करा दी थी कि भाई मेरी फर्स्ट वाइफ जो है वो ऑलरेडी प्री डिसीज्ड हो गई है, तो अब अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो मेरी वाइफ को, जो कि सेकेंड वाइफ है, उनको जो है वो पेंशन दी जाए। तो इन शॉर्ट की प्रायर इंटीमेशन भी यहां पर हो गया था, प्लस डिसीज्ड फर्स्ट वाइफ। तो इन शॉर्ट कि जो फर्स्ट वाइफ है वो ऑलरेडी प्री डिसीज्ड है, तो वहां पर कोई भी इशू नहीं आएगा पेंशन देने में। अब इस पूरी जजमेंट को अगर हम कंक्लूड करें तो व्हाट आर द लर्निंग्स? सबसे पहली चीज, जब भी बात आती है मैरिज की कि कौन सी मैरिज वैलिड है या कौन सी मैरिज वैलिड नहीं है, तो वहां पे रोल प्ले करते हैं आपके पर्सनल लॉस। जैसे अगर मैं बात करूं हिंदू मैरिज की, तो कौन सी हिंदू मैरिज वैलिड होगी या नहीं होगी, तो ये तो आपका सेक्शन 5 एंड अदर सेक्शंस एज वेल ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वही बता पाएंगे कि सारी कंडीशंस फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई हैं, और कौन सी कंडीशन अगर वायलेट हुई है तो फिर उसके हिसाब से उस मैरिज का क्या स्टेटस होगा। तो मैरिज इज समथिंग जो कि आपका फैमिली लॉ, पर्सनल लॉ गवर्न करता है। अब यहीं से एक डिस्कशन और शुरू हो जाता है जो कि मुझे लगता है हमेशा ऑन एंड ऑफ आपका न्यूज में रहता ही है, दैट इज यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अपने फायदे हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स में पॉजिटिव्स हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स में नेगेटिव्स हैं, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स में यूसीसी जो है ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए जो आपके लिए आज मैंने एमसीक्यू भी रखा है, दैट इज which of the following Indian states became the first state in independent India to officially pass and implement its own uniform civil code? मैं एक बार हिंदी में भी अपने हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूं। ये सवाल है कि इनमें से कौन सी ऐसी इंडिया की स्टेट है जो पहली स्टेट बनी आजाद भारत की, आजाद भारत की पहली कौन सी स्टेट बनी जिसने ऑफिशियली पास भी किया और इंप्लीमेंट भी किया अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है जी, और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगेन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऐसे लिखने के लिए भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्या यूसीसी जल्द ही आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, दैट टाइम ओनली विल टेल। बट हाँ, अगर यूसीसी आ जाता है तो इस तरह के इश्यूज जो कि इस केस में भी रेज हुए, एटलीस्ट वो तो फिर बहुत इजीली जो है वो सेटल हो जाएंगे। अब यहां पर भी इस पर्टिकुलर केस में भी जो इशू उठा, वहां पर उस इशू में लिखा हुआ था कि अभी यूसीसी बिहार में नहीं है,
इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि सेकंड या थर्ड या फोर्थ मैरिज को प्रोहिबिट करे, तो फिर तो सेकंड मैरिज वैलिड ही हुई। और अगर सेकंड मैरिज वैलिड हुई तो फिर उनको विडो के वो सारे राइट्स मिलेंगे जो कि एक लीगली वेडेड वाइफ को, जो कि बाद में विडो बनती है, उसको मिलते हैं। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा इन द कमेंट्स कि कौन सी ऐसी स्टेट है, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। मैं एक बार और बता दूं, हिंट दे देता हूं, ये क्वेश्चन जितना देखने में इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इजीली करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लीगल अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड यस इट्स टाइम टू से पीस।